नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात राजनीति की ही होगी और राजनीति का एक बड़ा चेहरा चुनावी राजनीति में उतर रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी वाड्रा की। वायनाड से लोकसभा के लिए जो उपचुनाव होना है 13 नवंबर को, आज नामांकन दाखिल कर दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। साथ में उनकी मां सोनिया गांधी, उनके भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोग थे। लाव लश्कर के साथ बड़े चेहरे कांग्रेस के आज वायनाड में उतरते दिखाई दिए, जहां से चुनावी ताल पहली बार ठोकती हुई दिख रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। अब प्रियंका गांधी ऐसा नहीं कि राजनीति में अब आ रही हैं, राजनीति में रही हैं, सक्रिय राजनीति में। 35 साल पुराना उनका रिश्ता है। 1989 में ही पहली बार अपने पिता के लिए, राजीव गांधी के लिए चुनावी प्रचार किया था। 2017 में तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कांग्रेस की वहां पर कमान भी संभाली। 2019 में बाकायदा महासचिव भी बन गई, पर मैनेजरियल रोल में ज्यादा थी और स्टार कैंपेनर के रोल में ज्यादा, पर चुनावी ताल नहीं ठोकी गई थी। और ये अब चुनावी ताल ठोकी भी किस लिए जा रही है? आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा, वायनाड और रायबरेली। अब रायबरेली को उन्होंने रिटेन किया, दोनों ही जगह जीते, तो वायनाड सीट खाली हुई। अब किसे वहां से चुनाव लड़ाया जाए? इसमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी का आलम तो नहीं कि भाई धोखा दे दिया आपने तो हमें, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ा, हमने पहले भी आपको 2019 में जब आप अमेठी से हार गए थे, हमने आपको जिताया, संसद में भेजा, और अब आप छोड़कर भागकर निकल लिए पतली गली से। तो क्या इसी वजह से नेहरू गांधी परिवार ने अपना जो आखिरी तीर था, ब्रह्मास्त्र, द लास्ट रोल ऑफ द डाइस, या वो आखिरी तुरुप का इक्का, वो भी अब मैदान में उतारने का फैसला लिया कि प्रियंका को उतारेंगे तो वायनाड वाले भी नाराज नहीं होंगे। और साथ ही साथ बड़ी तस्वीर अगर खींचने की कोशिश की जाए तो क्या कांग्रेस की रणनीति उत्तर और दक्षिण दोनों को साधने की है कि भाई तो अब रायबरेली से सांसद है, तो बहन को वायनाड से उतार दिया जाए और दक्षिण भारत में भी गांधी नेहरू परिवार का एक नुमाइंदा संसद में वहां से जाता दिखाई दे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा गांधी भी एक नहीं 2 बार उन्होंने दक्षिण भारत से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, चिकमंगलुरु कर्नाटक से और मेडक आंध्र प्रदेश। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की मां, ने भी बेल्लारी से चुनाव लड़ा था और जीती थी, यह आपको ध्यान होगा। और अब केरल से, केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी ताल ठोक रही हैं। तो उत्तर और दक्षिण दोनों को साधने की यहां पर कोशिश भी करती वो दिखाई देंगी। लेकिन एक वो कहावत भी है ना, बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा, ऐसा नहीं, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, सक्रिय राजनीति में तो थी पर चुनावी राजनीति में नहीं आई थी। अब उनके आने के बाद पूरे पत्ते खुल गए हैं। भाई सोनिया गांधी वो राज्यसभा में, भाई राहुल गांधी लोकसभा में। अगर चुनाव जीतती हैं, 13 तारीख को चुनाव होगा, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, तो प्रियंका गांधी भी, पूरा गांधी नेहरू परिवार एक तरह से संसद में दिखाई देगा। अब इसके बाद आगे कुछ बचता नहीं है। और अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सफर पर, अब तक के राजनीतिक सफर पर नजर डालें, तो अपनी दादी से उनकी जो तुलना होती है वो अपनी जगह, नैन नक्श, बालों का स्टाइल भी, बोलने का अंदाज भी, बल्कि इंदिरा गांधी से भी बेहतर बोलती हैं। अगर मैं ये कहूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा।
पर लोगों में वो झलक दिखाई देती है इंदिरा गांधी की प्रियंका गांधी वाड्रा में। अब ये तो नैरेटिव की बात हो गई, ये एक फोटो ऑप तक सीमित है, पर हम थोड़ा अंदर उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो पहले इन्हें महासचिव बनाया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश 2019 का लोकसभा चुनाव था, 41 सीटों की जिम्मेदारी दी गई प्रियंका गांधी वाड्रा को, और इन 41 सीटों में से उत्तर प्रदेश में ही दरअसल जीत हुई सिर्फ रायबरेली में, और वोट प्रतिशत था 2.43%, ओनली 2.43%, 2.5% भी वोट शेयर नहीं बचा। जिस राज्य से देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री तो मिले ही हैं, लेकिन कांग्रेस पर भी नजर डालें तो कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उसमें जवाहरलाल नेहरू हो, उसमें लाल बहादुर शास्त्री हो, उसमें इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, ये सब उत्तर प्रदेश से ही चुनाव जीत कर आए। तो वहां 2.43% रह गया वोट बैंक। अब बहुत से लोग ये भी कहने लगे थे, अरे भाई लहर चल रही थी, बालाकोट भी था, राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा हो गया। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी कमान ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली थी, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह नारा बुलंद किया था। और साथ ही 40% टिकटें महिलाओं को, लड़कियों को, और 40 साल से कम उम्र में लड़कियां अब राजनीति के मैदान में ताल ठोके ये भी करती हुई दिखाई दी थी। बाकी किसी राज्य में नहीं कर पाई कांग्रेस, लेकिन जहां किया भी, करने की कोशिश की, वहां पर मात्र 2 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। और वोट प्रतिशत 2.43% जो लोकसभा चुनाव में था वो और घटा 2.36% हो गया 2022 के लोकसभा चुनाव में। तो कोई ऐसी आतिशी पारी नहीं खेली है। हां, कई जगह बैक एंडिंग की है, कई जगह बहुत बढ़िया बैक एंडिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट। हिमाचल में जब अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव ही नहीं जीत पाए, कुछ विधायक बागी हो गए, तो कांग्रेस के अंदर खाने लोग बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इंटरवेंशन थी। या 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा बिफर गए थे अखिलेश कि कांग्रेस उन्हें वो तरजीह, वो मान सम्मान नहीं दे रही है, अखिलेश वखिलेश करके रफा दफा किया गया था उन्हें पिछले साल मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान। तो प्रियंका के फोन से ही बात संभली, ऐसा बताया गया। अब इसमें नैरेटिव भी गढ़े जाते हैं, मैं ये बात स्वीकारता हूं। कुछ नेगेटिव्स भी थे, चरणजीत चन्नी, सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में लेकर आना, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में चला जाना, मिसमैनेजमेंट का ठीकरा क्या दरअसल फूटना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा के सर पर भी, उनकी जिम्मेदारी थी क्या? चन्नी कोई खास कमाल कर नहीं पाए, जीती हुई बाजी वहां से हारने का सिलसिला शुरू किया था कांग्रेस ने। और अब जब वो चुनावी राजनीति में आती हैं तो कांग्रेस को और बल मिलेगा, भाई के साथ कदमताल करेंगी, या दो दो खेमे भी हो सकते हैं, एक राहुल गुट एक प्रियंका गुट, अभी भी ऐसी चर्चाएं आम होती हैं। तो आज इसी का हम विश्लेषण करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, चुनावी सियासत में प्रियंका कांग्रेस का बजेगा डंका, या ये आखिरी तीर चल दिया है और प्रियंका लड़ेंगी चुनाव कांग्रेस का उत्तर दक्षिण दांव? 2026 में केरल में चुनाव भी है, तो उसके लिए भी पोजीशनिंग की जा रही है क्या? चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को मैंने नहीं बुलाया है। देश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं
चुनावी विश्लेषक हैं जो कांग्रेस को भी ट्रैक करते हैं और भारतीय राजनीति पर भी नजर रखते हैं। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार। इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बा अच्छा खासा है आदेश रावल। इसके अलावा दिबांग वरिष्ठ पत्रकार, वो भी चर्चा में जुड़ेंगे। और पैनल में सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। राजनीति में तो थी, सक्रिय भी थी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन विनोद अब चुनावी ताल ठोकना, 2024 का चुनाव भी लड़ सकती थी, नहीं लड़ी, उपचुनाव से चुनावी पारी की शुरुआत कर रही हैं। इसकी वजह क्या थी? ये सोची समझी रणनीति है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, 24 में उनका एक्टिव प्रवेश हो गया पॉलिटिक्स में। जितना प्रचार प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी के लिए किया 24 में, वो बहुत उत्तर प्रदेश में किया और जगह जाके किया। और 2024 में, अब ये किसी बायस्ड के तहत नहीं मैं बोल रहा हूं कि वो ये बड़ी प्रखर वक्ता बनकर उभरी अपनी पार्टी की। और भले ही वो पब्लिक स्पीकिंग की बात हो, भले वो इंटरव्यूज की बात हो, तो प्रियंका जैसे कि उसने स्वयं कहा कि वो 1989 से प्रचार कर रही हैं, और उन्होंने अपनी माँ के लिए प्रचार किया, भाई के लिए प्रचार किया, और अब स्वयं के लिए प्रचार कर रही हैं। मुझे याद है कि एक बार रायबरेली में जब सतीश शर्मा के खिलाफ नेहरू, जो अरुण नेहरू हैं, वो लड़ रहे थे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इन्होंने एक स्पीच जाके वहां पर पासा पलट दिया था, और वो सतीश शर्मा वो इलेक्शन जीत गया। इन्होंने जाके वहां बोला कि जिस व्यक्ति ने मेरे बाप की पीठ में छुरी भोंकी, आप उसको वोट डालेंगे। प्रियंका गांधी कम्युनिकेटर है, वो लालू यादव की तरह अच्छी कम्युनिकेटर है, सिंपल तरीके से अपनी पार्टी का मैसेज जनता तक पहुंचा देती है और दूर नहीं, तक ये बात तो देश ने भी देखी है। उसका दूसरा पहलू, उस पर भी मैं आऊं, पर मेरा मूल सवाल ये है कि 2024 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में नहीं उतरी, अब उतर रही हैं उस सीट से जो विकेट किए उनके भाई ने। इसके पीछे कोई खास रणनीति है? ये दांव इस टाइम जो चला जा रहा है, इसके मायने क्या है विनोद? मैं ये समझना चाह रहा हूं। नेचुरल क्रॉलरी है संदीप। जब राहुल 2 सीट से लड़ रहा है तो सबको पता है अगर दोनों जीतेंगे तो एक तो विकेट करनी पड़ेगी, और जो विकेट करेंगे, भले वो वायनाड हो या रायबरेली हो, दोनों अहम सीट्स हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। 2 बार वो वायनाड से जीते और रायबरेली तो पुश्तैनी सीट है। तो मैं ये मानता हूं कि ये प्री डिसाइडेड था, और उनकी एंट्री अब हुई है। सिर्फ अलग बात यह है कि एंट्री अब हुई है क्योंकि दोनों सीट से जीत गए, और फिर एक जगह तो राजस्थान में परिवार में से ही एक किसी को जाना था, लेकिन वो अलग बात है। मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी शी स्मार्टर, हालांकि कंपेयर नहीं करना चाहिए 2 पेयर्स को, सिबलिंग्स को कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इज द एजिटेटर एंड शी इज द नेगोशिएटर। आपने बोला ना अभी, भाई किसी भी दो गुड कॉप बैड कॉप प्ले करना पड़ता है राजनीति में, और मैं समझता हूं इनकी जोड़ी चल जाएगी। इसमें सलाहियत है, शी रीचेज आउट टू पीपल, एमिनेबल पर्सनैलिटी है। राहुल जो है वो बातचीत के दौरान कभी कभी ही कैन बी कर्ट एंड ही कैन बी वेरी ब्रस्क, वो नहीं करेगी ये। और मैं समझता हूं कि इनका जो ताउन है आपस में एक दूसरे में, अगर वो बन गया तो वो कदम ताल, गुड कॉप बैड कॉप, वो अच्छा कर सकते हैं। पर इसमें बीजेपी वो तंज कस भी रही है, और आने वाले दिनों में और प्रबल तरीके से वो ये आरोप भी लगाती दिखेगी, ये तो ऑल इन द फैमिली है भाई, ये तो पूरी परिवारवादी पार्टी है। मां भी राज्यसभा में, भाई पहले ही लोकसभा में, अब बहन भी लोकसभा में, पूरा कब्जा ही एक परिवार का ही है।
कांग्रेस इज ओनली गांधी नेहरू परिवार। नहीं, मैं उसको उसका वो बात सही है, वो तो कोई भी विरोधी दल कहेगा इस बात को। वो डायनेस्टी वाला तो पुराना उनका स्लोगन है, उसको रब इन करेंगे वो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इट्स इन द वेरी नेचर ऑफ भारतीय जनता पार्टी टू डीकंस्ट्रक्ट एनी यूथफुल लीडर, जिससे कि जो उनके लिए बड़ा चैलेंजर हो सकता है। आप शशि थरूर देख लो, आप मुलायम सिंह यादव के बेटे को देख लो, जो अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और आप देख लीजिए उमर अब्दुल्ला, इन सब पे उन्होंने निशाने साधे, क्योंकि इनको पता था कि ये प्रॉमिसिंग यंग लीडर्स हैं और ये विरोधी खेमे में खड़े हुए हैं। तो वो तो हर पार्टी उस अटैक्स के लिए तैयार होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इन अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपका म्यूट हो गया सिस्टम। हुआ जो देर से हुआ है, पर दुरुस्त दुरुस्त हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, कहावत है ना, तो देर आए दुरुस्त आए, जरूरत है। देखिए केरला में शी विल बी इन अ गुड पोजीशन टू पार्टी अफेयर्स को सॉर्ट आउट करने में। वहां बहुत खींचातानी है, जो वहां की इकाई है, कांग्रेस की इकाई है केरला में, उसके भीतर बहुत खींचातानी है, और वो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी अभी तक, एक राहुल गांधी के एक खास असिस्टेंट के द्वारा। हाँ। तो मैं समझता हूं कि केसी वेणुगोपाल का जिक्र कर रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो ये अच्छा रहेगा कि उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपनी बहन से भी मिले। तो आपका ये मानना है देर आयद दुरुस्त आयद, आदेश देर आयद दुरुस्त आयद है या ये दबाव है? देखिए इसमें एक अजीबोगरीब हमने चीज देखी है पिछले 2-3 चुनावों में। जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति दरअसल वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस बार भी मुरादाबाद से ताल ठोकते दिख रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं थी। अब उनका इस वक्त पे उतरना, विनोद कह रहे हैं देर आयद दुरुस्त आयद, पर उनकी हामी, उनकी स्वीकृति वो क्यों हुई, और इससे अब भाई हर कोई एक नैरेटिव मानना चाहता है, पेश कैसे करेगी कांग्रेस? परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही लगेगा। देखिए संदीप जी, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कांग्रेस पार्टी के सामने और गांधी परिवार के सामने कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 2024 में के चुनाव में राहुल गांधी नहीं लड़ना चाहते थे, उत्तर प्रदेश चाहते थे कि मैं सिर्फ वायनाड ही लड़ूं, क्योंकि वायनाड के लोगों ने मेरा 2019 में साथ दिया। लेकिन खड़गे साहब ने इंटरव्यून किया तो उन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश से लड़ना जरूरी है, ये दोनों सीटें परिवार की पुश्तैनी सीटें हैं, अमेठी रायबरेली, अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हमारा गलत संदेश जाएगा। तो राहुल गांधी ने खड़गे साहब की बात मानी और वो एग्री हुए रायबरेली सीट से। वो इसलिए क्योंकि वो सीट कांग्रेस प्रेसिडेंट की सीट है और राहुल गांधी फॉर्मर प्रेसिडेंट है। प्रियंका गांधी को लेकर जो बात अभी हो रही है कि मुझे लगता है कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई, जब राहुल गांधी दोनों सीट जीतने के बाद वायनाड गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा कि आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। और उन्होंने वही किया कि अपनी बहन को फाइनली वो सक्रिय राजनीति में आई। फरवरी 2019 में मुझे अच्छे से याद है जब उन्हें महासचिव बनाया गया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी थी। लेकिन उसके बाद चुनावी राजनीति में ये पहली बार प्रियंका गांधी आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी से 2 साल छोटी हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे राजनीति में बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुके हैं। वो 5वीं बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो वो गैप बहुत ज़्यादा है। और इसमें मैं एक लाइन और भी कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो माँ होती है, मुझे लगता है कि इटालियन मदर्स आर ऑल्सो पॉजेसिव लाइक देम। हाँ। ये तो एक कारण हुआ। लेकिन इस सब के बीच में मुझे लगता है जो विनोद जी बोल रहे थे कि संसद के भीतर हो या केरल की राजनीति में हो, प्रियंका गांधी की राजनीति में आने से राहुल गांधी के सबसे नज़दीकी आदमी केसी वेणुगोपाल की पावर को वो कर्टेल करेंगी, क्योंकि जब वो संसद में होंगी तो इंडिया अलायंस के नेता उनसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। और अभी भी प्रियंका गांधी क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करती हैं अपने भाई के लिए, चाहे अखिलेश यादव से बातचीत करनी हो, क्राइसिस मैनेजमेंट जब करती हैं आदेश, वो जो एक रोजी पिक्चर हर पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी कि भाई अखिलेश थोड़ा नाराज चल रहे थे, तल्खी में तल्ख अंदाज में थे,
तो फोन किया प्रियंका गांधी ने तो जी गठबंधन हो गया 2024 में, या हिमाचल में क्राइसिस मैनेजमेंट कर ली, या सचिन पायलट से भी बात कर ली जब सरकार गिरने की नौबत आ गई थी अशोक गहलोत की। पर चन्नी को लेकर, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो मिस हैंडलिंग हुई है, उन चीजों पर पर्दादारी भी होती है। वहां का ठीकरा भी तो दरअसल वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के दर पर जाकर रुकेगी। नवजोत सिंह सिद्धू का एक्सपेरिमेंट प्रियंका गांधी के खाते में जाता है और वो बड़ा विफल रहा था। चरणजीत सिंह चन्नी को बनाने का फैसला उनका नहीं था, वो फैसला हरीश चौधरी का था जो उस वक्त के प्रभारी थे। इसके अलावा प्रियंका गांधी जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट करती आई हैं वो सफल रहे हैं, बशर्ते सिद्धू को छोड़ दिया जाए तो वो उनके खाते में जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विफल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के जो हालात हैं वो इस एक फैसले के कारण हैं। और जैसा आपने कहा कि देखिए क्या होता है, जब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो लीडरशिप के खाते में जाती हैं। हाँ, और जब वो खराब सी हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा दाएं बाएं करना पड़ता है उसको, और पार्टी के लीडर्स ही करते हैं। पहले क्या होता था, सोनिया गांधी के सिपह सलार थे अहमद पटेल, वो जब सब कुछ कर लेते थे, सारे फैसले हो जाते थे, तब वो कहते थे हमने ऐसा कर दिया है और ये मैडम ने किया है। जहां कुछ गलती होती थी तो उसमें फिर किसी को ढूंढ के लाते थे, कहते थे इनके कारण। बिल्कुल। और अब देखिए अभी तक मुट्ठी बंद थी। मैं समझ गया संदीप जी। मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो अपनी भगवान की पूजा ऐसे करवाते हैं कि अब तेल चढ़ाओ, अब दूध चढ़ाओ, अब घी चढ़ाओ। तो ये एक तरीका होता है पुजारी का। तो राहुल गांधी के पास ना थोड़ी पुजारियों की कमी है, जो उनके माँ के पास बहुत ज्यादा थे। अच्छा, तो अब चलिए अब देखते हैं पुजारी किस तरह से पूजा करवाते हैं। पर एक वो बंद मुट्ठी की बात जो मैं कर रहा था संजय, और आपने इतने सर्वेज किए, सर्वे दरअसल क्या बताते हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा, दिस इज लिटरली द लास्ट रोल ऑफ द डाइस फ्रॉम द गांधी नेहरू परिवार। अब उन्होंने अपना आखिरी अस्त्र, आखिरी चुनावी औजार उतार दिया है मैदान में। आंकड़े क्या कहते हैं? लोगों का नजरिया जो आपके सर्वेज में उभर कर सामने आया हो, वो क्या कहता है? देखिए, अगर लीडरशिप पॉपुलैरिटी की बात है तो जब भी हमने सर्वे किया, और लास्ट सर्वे 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय किया, तो प्रियंका गांधी का कहीं नाम नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगी। और जब चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो उनकी किसी भी पद के दावेदारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में आम जनता जो देश की है, जो आम वोटर थे, उनके मन में मतलब एक तरह से कोई उनकी छवि नहीं बन रही थी। और स्पेसिफिकली मैं ऐसा कहूंगा नहीं कि हमने कोई बड़े स्पेसिफिक प्रियंका गांधी पे सवाल पूछे, लेकिन जाहिर है मुझे नहीं लगता है कि जब तक प्रियंका गांधी पार्टी की कमान संभाल रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, तब तक तो ठीक है। और लेकिन इन बातों को लेके जनता के बीच में कोई बड़ा नजरिया नहीं बनता है। ये सारी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो ट्रबल शूटर हैं, बड़े अच्छे इक्वेशंस हैं, ये सब पार्टी के नेताओं के लेवल में ये सब चीजें मैटर करती है, वोटरों के लेवल पे ये मैटर नहीं करता। जैसा अभी विनोद भी कह रहे थे संजय या बिल्कुल कि लोकसभा चुनाव में अच्छी वक्ता हैं, बल्कि बेहतर वक्ता हैं, राहुल गांधी से और सोनिया गांधी दोनों से बेहतर वक्ता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और वो स्टार कैंपेनर की भूमिका में भी दिखी, भीड़ अच्छी खासी आती है, पर वो इतनी ज्यादा वोटों में तब्दील कर दे, ऐसा करिश्मा भी हमने होते नहीं देखा है। जहां पूरी जिम्मेदारी इनके कांधे पर थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो 160 रैली और 40 रोड शो किए, और नतीजा क्या आया? 2 सीटें जीती और वोट बैंक रह गया 2.36%। तो ठीक है, आकर्षित करती हैं, नैन नक्श, अगर कोई तीखा नैन नक्श अपनी दादी की तरह दिखती हैं, पर वोट में तब्दील कर दें, वो हमने अभी तक ऐसा होता देखा नहीं है। देखिए, कई बार हमने सुना कि प्रियंका गांधी अपनी मां का कैंपेन संभाल रही हैं, अपने भाई का कैंपेन संभाल रही हैं, लेकिन ये उन कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में था, रायबरेली और अमेठी के बारे में। और अमेठी तो हारे ना 2019 में। और अमेठी, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, अमेठी और रायबरेली, अगर हम रायबरेली की बात करें तो पारंपरिक सीट है, और सोनिया गांधी के लिए वहां पर जीतना कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं था। तो जब जीत जाते तो हमें लगता है कि नहीं, प्रियंका गांधी ने, शी हैज मेड अ डिफरेंस, उन्होंने बहुत इंपैक्ट छोड़ा। लेकिन अगर सचमुच एक चुनाव है जिसमें प्रियंका गांधी को कमान दी गई, पूरे यूपी की कमान नहीं थी, मुझे लगता है ईस्टर्न यूपी वो देख रही थी,
और उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। उनके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान थी। लेकिन अब देखें कि वो एक चुनाव जिसमें बिल्कुल उन्हें इंचार्ज बनाया गया, इतनी खबरें हुई, उन्होंने अपना लखनऊ में दफ्तर बना लिया और प्रियंका गांधी अगले 2 महीने लखनऊ में रहेंगी। वो असल चुनाव था, वो उनका चुनाव था। और उस चुनाव में तो बहुत साफ दिखाई पड़ती है उनकी वो विफल रही हैं। किसी पैमाने पर हम नहीं कह सकते कि उनकी सफलता दिखाई पड़ी और कांग्रेस के लिए उन्होंने मतलब एक पर अच्छा प्रदर्शन वो किया। वक्त भी थोड़ा 2% अलग वोट, था। 2 उस सीटें, वक्त राष्ट्रवाद की एक बहार थी, बीजेपी 303 सीटें भी लेकर आई। पर अब दक्षिण में बहन, उत्तर में भाई, ये सोची समझी रणनीति फॉलो की जा रही है। कागज पर तो अच्छी लगती है, पर इसकी जमीन पर कोई गूंज भी आप मानते हैं सुनाई देगी अभय दुबे, अगर आप इस बात का विश्लेषण करें? देखिए, मुझे तो याद आ रहा है, जब आज हम लोग प्रियंका गांधी पे चर्चा कर रहे हैं तो वो क्षण याद आ रहा है जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में लॉन्च किया गया। मैं इसी एबीपी चैनल में टीवी न्यूज रूम में बैठा हुआ था और हम लोग कई घंटे तक उस कार्यक्रम को देखते रहे और उसके ऊपर टीका टिप्पणियां करते रहे। पूरे दिन न केवल एबीपी ने बल्कि देश के तमाम चैनलों ने प्रियंका गांधी को ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में लॉन्च होते हुए दिखाया। उसके पीछे भावना ये थी कि भाई ये कोई एक बहुत बड़ा काम हो रहा है जिससे कांग्रेस का जो ग्राफ है वो काफी ऊपर उठ जाएगा। एक बिल्कुल जादूगरनी की तरह प्रियंका गांधी आएंगी और वो बोलेंगी, उनके बोलते ही कांग्रेस संगठन भी मजबूत होगा और उसके वोट भी बढ़ेंगे। लेकिन उसी कार्यक्रम में मैंने देखा कि हम लोग कई घंटे इंतजार करते रहे लेकिन प्रियंका गांधी ने एक भी शब्द नहीं बोला। मतलब जिसको आज हम लोग एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में पेश कर रहे हैं, जो सही बात भी है। मैं भी मानता हूं कि वो गांधी परिवार की सबसे अच्छी वक्ता है, इसमें कोई शक नहीं। ये आकलन बिल्कुल सही है। मैंने खुद भी उनके कई भाषण सुने हैं लोकसभा चुनाव में और वो अच्छे भाषण थे, प्रभावशाली भाषण थे। लेकिन जिस वक्त उनको लॉन्च किया गया वो एक बहुत बड़ा गूफअप था, एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें जिसको लॉन्च किया जा रहा है और जो अच्छी वक्ता भी है उससे एक भी शब्द नहीं बुलवाया गया। उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इंचार्ज बना दिया गया। ऐसे सभी लोग बता रहे हैं वो पूरा मामला फ्लॉप रहा। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि 3 मुट्ठियां होती हैं राजनीति में मोटे तौर पर। एक मुट्ठी संगठन की होती है, एक मुट्ठी प्रचार की होती है और तीसरी मुट्ठी चुनाव की होती है। तो प्रियंका गांधी संगठन की मुट्ठी के मामले में बहुत कामयाब नहीं रही है। वो कहीं भी कांग्रेस के संगठन को आगे बढ़ाने में या उसके ग्राफ को ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं रही हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई, पंजाब भी उनकी जिम्मेदारी थी। अभी आदेश जी ने बताया और मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि प्रियंका पंजाब में कांग्रेस की दुर्गति हुई उसकी जिम्मेदार मुख्य तौर पर प्रियंका गांधी है। इसी तरीके से चुनाव जिताने वाला जहां तक सवाल है, प्रियंका गांधी के हाथ में की तरफ कोई भी श्रेय इसमें नहीं जाता किसी भी तरह का। केवल प्रचार करने का जहां तक सवाल है वहां प्रियंका गांधी को मैं पूरे नंबर दूंगा। वो बहुत अच्छी वक्ता है, वोटरों को प्रभावित करती हैं। उनकी वजह से वोट बढ़ते कि नहीं बढ़ते तो सब कांग्रेस, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कांग्रेस का संगठन वहां कितना अच्छा है, हवा किस तरह की है, रणनीति किस तरह की है, वहां का उम्मीदवार किस तरीके के, बहुत सारे। केवल प्रियंका गांधी, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली वक्ता है। एक रैली करने में, एक रोड शो करने में, लोगों से मिलने में, संपर्क करने में, कार्यकर्ताओं को भी उनकी मौजूदगी से आश्वस्ति प्राप्त होती है। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की कांग्रेस के लिए ठोस रूप से उपयोगिता क्या है, ये शायद या दक्षिण भारत में अपनी एनर्जी अगर वो कंसंट्रेट करती दिखी दक्षिण भारत में, क्योंकि उत्तर के मुकाबले दक्षिण में कांग्रेस मजबूत कड़ी दिख रही है। कर्नाटक में देखिए, केरल में हो सकता है वो 2026 में सत्ता में वापसी भी कर जाएं, 10 साल बाद ही सही, पर वापसी के आसार वहां बनते दिख रहे हैं। तो दक्षिण में जो थोड़ी मजबूती ज्यादा दिख रही है कांग्रेस में, उसको उसके पैर पसारने में एक अहम भूमिका हो सकती है क्या? ये उम्मीद लगा रही है क्या कांग्रेस? अबे नहीं, बिल्कुल हो सकती, नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकती है, इसकी संभावना है। लेकिन ये संभावना साकार होगी कि नहीं होगी, कितनी साकार होगी, ये भविष्य बताएगा। और जल्दी ही इसके बारे में हम लोगों को जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल वही देसी अंदाज में जो कहा जाता है कि कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये चीजें होंगी या नहीं होंगी। पर दिबांग, और आपने इतने सालों से राजनीति के उतार चढ़ाव देखे हैं, अब कि भाई प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आ गई, सक्रिय राजनीति में तो आई हुई थी,
अभी विनोद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी दरअसल वो थोड़े डिसरप्टर हैं या वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो थोड़ा सा छिटक भी देते हैं बातों को। एक सहजता है, एक सहनशीलता है प्रियंका गांधी वाड्रा में, तो गुड कॉप बैड कॉप करेंगे दोनों भाई, मजबूती प्रदान करेंगे। या सिक्के का दूसरा पहलू ये है, अब तक तो खबरें ये आती थी एक राहुल गांधी कैंप है, प्रियंका भी था, अब वो कैंपबाजी और बढ़ेगी। एक सोनिया गांधी, अब तीनों गांधी, नेहरू गांधी परिवार के नुमाइंदे वो संसद में है, सक्रिय चुनावी राजनीति में है, तो ये गुटबाजी क्या और बढ़ सकती है? चलिए, तो 2-3 चीजें आपने पूछ ली। अगर आप देखें भाषा की जो सब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं, बल्कि अगर उनके पिता के भी भाषण सुने, राजीव गांधी से भी अच्छा भाषण देते हैं। उनके पास शैली है, उनके पास भाषा है, तंज करती हैं, भावुकता से बोलती हैं, बिल्कुल आवेग में आ जाती हैं। और अपनी दादी से भी अच्छी, वो रिजेम्बलेंस है, अनकैनी रिजेम्बलेंस है, और उनसे बेहतर वक्त और एक है। मुस्कुराहट है, जो बहुत तीखी किस्म की मुस्कुराहट है उनकी, जब वो कभी कभी आती है, तो ये एक तरीके से उनको बहुत महत्वपूर्ण नेता बनाता है कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह का कांग्रेस का टॉप का लीडरशिप है। आप बार बार चर्चा हो रही है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में ये तुर्क का इक्का जो है वो चल नहीं पाया, लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो पिछले 30 साल से वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, और ऐसी जादुई छड़ी मेरे ख्याल से उनके पास नहीं है कि वो एक बार आती हैं और सीधा वहां बन जाती। ये अगर उनसे उम्मीद करना थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है, हमें थोड़ा और चैरिटेबल होने की ज़रूरत है। मैं उनका साइड नहीं ले रहा हूं, मैं एक आकलन को सही करके देख रहा हूं। इस समय ऐसे दौर में जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी थोड़ी कमज़ोर है पार्लियामेंट में, ऐसे दौर में जब बीजेपी को पार्लियामेंट में घेरने का मौका है, ऐसे दौर में जब कांग्रेस अपनी मजबूत है, पिछले कई चुनावों के मुकाबले, मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी अगर पार्लियामेंट में आती हैं तो एक बहुत बड़ा एक कांग्रेस की तरफ से हथियार आएगा जो अपनी बात को ठीक से रख पाएगा। राहुल गांधी बोलते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, वो तैयारी और दक्षिण की बात भी मजबूती से रखी जाएगी, बिल्कुल रखी जाएगी। और देखिए, क्योंकि एक देखिए हिंदी की तरफ बायस भी है, जब संसद में बोला जा रहा है अंग्रेजी वाले, हम हिंदी चैनल उस बात को काटते ही नहीं है, वो हिंदी में दक्षिण की बात जब रखेंगी तो वो पूरा भाषण सुना जाएगा। बिल्कुल, और दक्षिण वालों को इस समय कहने के लिए बहुत है। हाँ, यानी अब डिलिमिटेशन होने वाला है। 2 मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आबादी ज्यादा बढ़ाओ, आबादी क्योंकि बढ़ाओ, वहां आबादी कम हो रही है। 16 बच्चे ही अच्छे। उत्तर प्रदेश की सीटें, तंज में ही कहा है इनके सैलून में। उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़कर 140 होती दिखाई दे रही हैं। इस हालत में प्रियंका गांधी का वहां से कहना। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस पर मेरे ख्याल से चर्चा आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए थी और नहीं हुई, वो ये है कि देखिए, महिला आरक्षण बिल लागू होगा, अगर 1/3 सीटें लोकसभा की महिलाओं को दी जाती हैं, तो क्या हमारे पास किसी बड़ी पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में कोई महिला लीडर हैं? आप बोल सकते हैं हाँ निर्मला सीतारमण है, पर निर्मला सीतारमण उस तरह से चुनाव लड़ने वाली नहीं है, बड़ी मंत्री है वो, बड़ी लीडर नहीं। हाँ, बड़ी मंत्री हैं, अच्छी सोच-बोझ से काम करती हैं, लेकिन उस तरह से चुनावी राजनीति में वो नहीं दिखाई देती हैं। उसका एक बड़ा चेहरा बनकर आती हैं प्रियंका। मैं एक कमेंट और आपसे लूंगा, हजारों की तादाद में, क्योंकि हमारे पास लोगों की राय आ रही है, वो हम साझा करते रहते हैं। एक राय बाकायदा मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। पीसीआर, जरा जो हमारे दर्शक हैं वो क्या कह रहे हैं वो दिखाइए। देवरिया यूपी वासी हैं राघव पांडे, वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी अभी तक कुछ कमाल नहीं कर पाई हैं। उत्तर में प्रदर्शन ठीक नहीं था, लेकिन दक्षिण में गई हैं और कांग्रेस में वो जान फूंक सकती हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक और बड़े चेहरे की तरह भी वो उभर कर आ सकती है। अब और उसमें जो आपने मुझे अब पता नहीं जल्दबाजी हो रही जो आप है संदीप या जो पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी के मुकाबले कहीं अच्छा संवाद करती हैं, लोगों को छिटकाती नहीं है, लोगों से संवाद करना जानती हैं, यही नहीं जुझारू हैं। आप देखिए, जिस तरह से आपको याद हो तो जब टैनी के वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रही थी, सीतापुर के गेस्ट हाउस में थी 50 घंटे के लिए, आगरा में फिर उनको हिरासत में लिया गया। हाँ, झाड़ू लगाते हुए दिखी थी, मैंने बहुत लंबा फोनो किया था उस वक्त। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं उनके अंदर ये जुझारूपन है, उनके अंदर ये समझ है। और दूसरा, जब वो बोलती हैं, अपनी बात को रखती हैं, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता जो भाषण देते हैं, उससे जो होता है, करिश्माई एक चेहरा होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का हमारे देश में हीरो वर्शिप होती है। नेता जो अच्छा बोले, अच्छा दिखें, उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा बोलते थे, प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, मनमोहन सिंह काफी कुछ
जो काम किया शायद उसका क्रेडिट उन्हें इसलिए नहीं मिल पाया, वो बहुत ही साधारण दिखते थे और साधारण सा बोलते थे। तो एक करिश्माई चेहरा आया है, क्या कमाल करेंगी वो तो देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।